जरा सोचिए, कैसा लगेगा उस इंसान को जिसके सपने इसलिए कुचल दिए जाएंगे क्योंकि वो औरत है। पंख कितने ही मजबूत क्यों न हो, इसलिए कतर दिए जाएंगे क्योंकि तुम एक औरत हो। तुम औरत हो, इसीलिए तुम्हारे सपनों की कोई कीमत नहीं। तुम औरत हो, इसलिए तुम्हारे डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, चाहे वो कितने ही काबिले तारीफ क्यों न हो। तुम्हारे हुनर से कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम औरत हो। तुम्हारे बातों में कोई वजन नहीं क्योंकि तुम औरत हो। भले ही तुम्हारी बातें 100% सही ही क्यों न हो, उसे सामने रखने की इजाजत नहीं क्योंकि तुम औरत हो। हेलो फ्रेंड्स, मूवी शूवी चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2025 में आई मूवी मिसेस को, जिसमें मुख्य किरदार निभाया है सानिया मल्होत्रा ने, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। मिसेस, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये मूवी मैरिड वुमन के बारे में है। मूवी की कहानी एक एम्बिशियस लड़की के शादीशुदा जीवन पर आधारित है। मूवी की शुरुआत जहाँ पैशन एंड एम्बिशन से स्टार्ट होती है, वहीं इसकी एंडिंग काफी सरप्राइज होती है। कहानी की शुरुआत दो सीन से होती है, जहाँ एक तरफ रिचा, जिसे डांस का शौक है, उसे पैशनेटली डांस करते देखने को मिलता है। वहीं दूसरे सीन में एक औरत को कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों को पकाते देखने को मिलता है। जब रिचा डांस क्लास से घर आती है तो वहाँ उसे देखने के लिए एक परिवार आया हुआ था, और वो स्वादिष्ट छप्पन भोग इनके ही सत्कार के लिए रिचा की माँ पका रही थी। बातचीत के दौरान वीडियो कॉल की बात आती है तो नेटवर्क न आने के कारण होने वाला दूल्हा यानी दिवाकर वाईफाई पासवर्ड का पूछता है, जिसके जवाब में रिचा A1 B2 C3 D4 E5 F6 बताती है, जिसे सुनकर दिवाकर को थोड़ा वियर्ड लगता है और समझ भी नहीं आता है। रिचा थोड़ा मुस्कुराते हुए पासवर्ड को स्लोली रिपीट करती है। तब जाकर दिवाकर को पासवर्ड का पैटर्न समझ में आता है और यहीं दोनों की वाइब मैच कर जाती है। रिचा की शादी दिवाकर से तय हो जाती है, जो कि पेशे से महिला विशेषज्ञ डॉक्टर है, जिसका अपना खुद का क्लिनिक है, यानी हाईली एजुकेटेड एंड प्रोफेशनली रेप्यूटेड। पहले शादी फिर विदाई। दिवाकर के घर यानी ससुराल में रिचा का स्वागत बड़े मान से किया जाता है। गृह प्रवेश की रस्म के समय एक थाल में लाल आलता डालकर उसी थाल में पैर रखकर रिचा घर में प्रवेश करती है, और लाल आलते में डूबे पैरों के निशान से अंदर आना मतलब शुभ होना, लक्ष्मी का प्रवेश होना। ये आलते वाले पॉइंट को याद रखिएगा, इसका लिंक हमें लास्ट में देखने को मिलेगा। फर्स्ट नाइट पे इमरजेंसी केस आने की वजह से जब दिवाकर को क्लिनिक जाना पड़ा तो रिचा उसका काफी समय तक इंतजार करती है। जब बोरियत होने लगती है तो रिचा दिवाकर की चीजों को देखने लगती है। तभी अलमारी से दिवाकर की परफ्यूम को खुद पर लगा लेती है, जो ये दिखाता है कि रिचा अब दिवाकर की खुशबू को भी अपना चुकी है। फिर कुछ से बाद वो शादी का डिप खोलती है, जिसमें ज्यादातर किचन अप्लायंसेस ही देखने को मिलते हैं, जैसे हॉट केस, मिक्सर, फूड प्रोसेसर, एक और हॉट केस वगैरह वगैरह। तभी दिवाकर आ जाता है। बात करते करते थोड़ा रोमांटिक होने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह पहला दिन, पहली रसोई। रिचा लाल सूट पहने किचन में जाती है, जहाँ उसकी सास पहले से ही काम में लगी थी। मूवी में रिचा की सास एक अच्छी सास का किरदार अदा करती दिखेंगी आपको। प्याज पीसने माँ सिलबट्टे पर जा ही रही थी कि रिचा ने कहा, माँ गिफ्ट में ग्राइंडर मिला है, दीजिए प्याज उसी में पीस देती हूँ, किसी काम तो आए मिक्सर। इस पर माँ बोलती हैं, बेटा तुम्हारे पापा जी को चटनी भी सिलबट्टे पर पीसी ही पसंद आती है, क्योंकि मिक्सर में वो एंजाइम नहीं होते। मिक्सर में चीजें कटती हैं और सिलबट्टे पर चीजें पीसती हैं, इसलिए दोनों के स्वाद में फर्क होता है। रिचा फिर चाय बनाने लगती है। तभी दिवाकर रिचा के पास किचन में आता है। रिचा उसे बड़े ही प्यार से चाय का प्याला पकड़ाती है, जिस पर दिवाकर अपनी कप से आधी चाय रिचा को दूसरे कप में डालकर देता है। दोनों साथ में चाय पीते हैं। फिर दिवाकर क्लिनिक को चला जाता है। दिवाकर के इस जेस्चर को देखकर रिचा मनी मन बहुत खुश होती है। दिवाकर के एक फ्रेंड ने दोनों को डिनर पे इनवाइट किया था। डिनर से तकरीबन आधी रात को घर लौटने पर रिचा देखती है कि उसकी सास अभी भी किचन के कामों में लगी हुई है। रिचा उनको काम करने से मना करती है, पर माँ नहीं मानती है। रिचा फिर खुद ही हेल्प करने को जैसे ही आई तो माँ ने कहा, बेटा काफी रात हो गई है, तुम बाहर से आई हो, जाओ सो जाओ, मैं कर लूंगी, परेशान मत हो। रिचा के कमरे में कदम रखते ही दिवाकर रोमांटिक होने लगता है। ओवर रीडिंग के कारण रिचा को अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो उसने दिवाकर को रोमांस करने से रोका, पर दिवाकर ने उसकी कोई बात नहीं मानी। कुछ देर बाद रिचा वॉशरूम में बैठ के सोचने लगी कि आखिर ये क्या था। मना करने के बाद भी दिवाकर ने उसकी नहीं सुनी। क्या उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं? रोमांस की इच्छा न होने के बाद भी दिवाकर ने उसके मन के अगेंस्ट रोमांस किया। रिचा को कुछ तो अजीब लग रहा था। धीरे धीरे रिचा को अब एहसास होना शुरू हो गया था। मम्मी का अलार्म 6 बजे का होता है। उठते ही सबसे पहले वो पापा जी यानी पतिदेव के कपड़े अलमारी से निकाल कर बेड पर रखती हैं, पैरों तले चप्पल रखती हैं और अजवाइन वाला पानी रखने के बाद ही कोई दूसरा काम करती हैं। 6 बजे उठते ही माँ और रिचा का काम शुरू हो जाता है। वहीं पापा जी के दिन की शुरुआत होती है अतरंगी योगा करने से। फिर वो न्यूज़पेपर के साथ चाय पीते हैं, उसके बाद मालिश कराते हैं, 9 बजे नाश्ते के लिए आते हैं और 10-11 बजे कहीं जाकर काम पर निकलते हैं। वहीं दिवाकर के भी दिन की शुरुआत कुछ पापा जी के पैटर्न के तरह ही होती है। नहाने के बाद दिवाकर जोर जोर से ऋचा को बुलाने लगता है।
ऋचा किचन का काम छोड़कर जब कमरे में आती है तो दिवाकर उसे उस अलमारी से कपड़े निकालने को बोलता है जो केवल उसे 4 कदम की ही दूरी पर थे। जब ऋचा शर्ट पैंट देकर जाने लगती है तो दिवाकर उसे पूरे कपड़े निकालने को बोलता है। ये सुनकर ऋचा को थोड़ा तो वियर्ड लगता है, जिस पर ऋचा बोलती है कि क्या पहनाना भी पड़ेगा। नाश्ते का समय पापा जी और दिवाकर टेबल पर बैठे हैं। ऋचा फुल्का लाकर पापा जी के प्लेट में डालने ही वाली थी कि पापा जी ने उसे टोका, बेटा जी लेफ्ट हैंड से तो भिखारी को भीख भी नहीं देते। देख रहे हैं कितने अटेंटिव है ऋचा के पापा जी। ऋचा माँ को भी उन लोगों के साथ बैठकर खाने को बोलती है। तभी पापा जी का वक्तव्य आता है, इनको कौन सा क्लिनिक जाना है, मतलब हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है या नहीं। काम भी नहीं करने देते और काम न करने का टॉन्ट भी मारते हैं। कुछ देर बाद दिवाकर किचन में चाय लेने जाता है। ऋचा ने उसे प्याला पकड़ाकर अपना खाली प्याला दिवाकर की तरफ बढ़ाने के लिए मुड़ी तो देखा दिवाकर आज बिना चाय शेयर किए ही चला गया। ऋचा को बुरा लगा, पर वो कर ही क्या सकती है। चांदनी रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी। हरदीप पापा जी के बाहर जाने से पहले ही मम्मी उनका चप्पल शेल्फ से निकाल कर धूल मिट्टी पोंछ कर बाहर रख देती थी और पापा जी बस पैर में चप्पल डालकर निकल जाते थे। उन लोगों के जाने के बाद मम्मी और ऋचा नाश्ते के लिए टेबल पर बैठती हैं तो ऋचा देखती है कि साफ प्लेट लेने की बजाय मम्मी जी पापा जी के रूठे प्लेट में ही नाश्ता करने लगी। शादी के बाद से ऋचा ने डांस क्लास जाना छोड़ दिया था, इसलिए ऋचा की बेस्ट फ्रेंड बबल उसे कॉल करके डांस ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट करती है, पर ऋचा ने ज्वाइन करने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था। फिर भी कुछ सोचने के बाद वो माँ से डांस के बारे में बताने जाती है तो माँ पहले से ही अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थी, जो कि विदेश में रहती है और इन दिनों प्रेगनेंसी के कारण माँ को अपने पास विदेश बुला रही थी। ऋचा भी माँ से कहती है आप जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगी, और ऋचा के मन की बात अधूरी ही रह जाती है। माँ के विदेश जाने के बाद अगली सुबह ऋचा उठती है, पापा जी को चाय बनाकर उनके कमरे में ले जाती है, जिसे देखकर पापा जी अजवाइन वाले पानी की मांग करते हैं, क्योंकि पहले वो अजवाइन पानी ही पीते हैं ताकि गैस से राहत मिले। उसके बाद ऋचा नाश्ते की तैयारी करने लगती है। सिलबट्टे पर चटनी पीसने तो जाती है पर पीसने नहीं आता और मिर्ची आंख में अलग से लगा लेती है। परेशान होकर उसने चटनी मिक्सर में पीस ली। सो अटेंटिव और फोकस पापा जी को मिक्सर की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। नाश्ते के समय ऋचा रोटी लाती है तो दिवाकर रोटी के बदले गर्म फुल्के की मांग करता है। वहीं पापा जी बड़े ही हीन नजरों से परखते हुए चटनी को एक साइड कर देते हैं और दही मांगते हैं। पापा जी टॉन मारते हुए ऋचा से बोलते हैं, सिलबट्टे से चटनी पीसने में हाथ जलते होंगे ना बेटा जी, आप अकेले क्या क्या करूंगी, आपकी माँ को तो इन सब की आदत थी। काम पर जाने से पहले दिवाकर किचन में ऋचा के पास जाता है और गुड लक किस मांगता है तो ऋचा दूर हटते हुए बोलती है, मुझसे किचन की स्मेल आ रही। इस वक्त दिवाकर कहता है कि किचन की स्मेल तो दुनिया की सबसे सेक्सीएस्ट स्मेल होती है, और किस करके चला जाता है। लाने के बाद ऋचा नाश्ता करती है, बर्तन और किचन स्लैब साफ करती है और राहत की सांस लेने के लिए ईयरफोन लगाकर बैठी ही थी कि सर्वेंट लंच के लिए मटन लाकर देता है। मतलब दोपहर सुकून से बैठ भी नहीं पाई कि फिर से मटन बनाने के लिए लगना पड़ेगा। काम के साथ मूड लाइट करने के लिए ऋचा ईयरफोन लगाकर गाना सुन रही थी, जिसे सुनते सुनते वो डांस भी कर रही थी और साथ साथ काम भी कर रही थी। आप इसे एक नया दम दे सकते हैं किचन डांस का। उधर पापा जी बाहर जाने लगे तो उन्हें अपना पहले से निकाला और धूल साफ किया चप्पल नजर ही नहीं आ रहा था। थोड़ा झूमकर सेल्फ से चप्पल निकालने के बाद वो ऋचा को बुलाने लगे, पर ऋचा ने तो ईयरफोन लगा रखा था, उसे पापा जी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। पापा जी का चिल्लाने से जब पेट भर गया तो वो किचन की तरफ आ गए और वो किचन पहुंचकर देखते हैं ऋचा तो अपने धुन में ही मगन है। तभी ऋचा का ध्यान दरवाजे की तरफ खड़े पापा जी पर चली जाती है, जिन्हें देखकर ऋचा के तो होश ही उड़ जाते हैं। दरवाजे पर नाराजगी निकालते हुए पापा जी गुस्से में चले जाते हैं। दम बिरयानी पकाने की बारीकियों का पता न होने की वजह से बिरयानी पकाने में काफी समय लग जाता है, इसलिए आज दिवाकर कॉलेज नहीं जा पाता है। पापा जी को बिरयानी परोसते हुए ऋचा देरी की वजह बताती है तो पापा जी पूछते हैं, बेटा जी इसे कुकर में पकाया है ना, तो ये तो फिर पुलाव हुआ न कि दमपुख्त बिरयानी। दमपुख्त बिरयानी का मतलब होता है धीमी धीमी आंच पर पकना, धीरे धीरे प्यार से, लेयर बाय लेयर। ठीक उसी तरह जैसे पापा जी और दिवाकर धीरे धीरे प्यार से लेयर बाय लेयर ऋचा के उड़ान और हौसलों को खोखला करते जा रहे थे। रात को घर आने पर दिवाकर लंच ना करने की शिकायत करते हुए ऋचा को सुनाता है कि 12-12 घंटे काम करता हूँ यार, खाना तो टाइम पर डिजर्व करता ही हूँ। 6 कप कॉफी पीकर पूरा दिन काटा है, अब खाना मिलेगा या वो भी नहीं, और हाँ गरम फुल्के लिए देना। वहीं पापा जी मम्मी जी क्या फोन घुमाकर उनसे ऋचा की शिकायत करने लगे कि अपनी असिस्टेंट ही कहा अपनी असिस्टेंट को पतीले में बिरयानी बनाना नहीं सिखाया। घरदारी तो सिखानी पड़ेगी ना, उसे तो घर भी साफ नहीं करने आता। अगली सुबह देखने को मिलता है कि ऋचा घर के एक एक कोने की सफाई कर रही थी, यानी शिकायत की आंच ऋचा तक पहुंच गई थी। अगले दिन ऋचा फिर द बिरयानी बनाती है, पर इस बार हेल्प लेती है किचन एक्सपर्ट फ्रॉम यूट्यूब। बारीकियों को ध्यान देकर घंटों मेहनत के बाद तैयार होती है दमपुख्त बिरयानी, बिल्कुल वैसी जैसी पापा जी को चाहिए। वैसे जब बिरयानी पापा जी को परोसती है तो पापा जी बड़े स्वाद के साथ खाते हैं विदाउट एनी चू चपड़। यहाँ तक कि तारीफ के भी 2 शब्द नहीं निकलते। इवन ऋचा ने पूछा तब भी कुछ नहीं बोला पापा जी ने। फिर क्या था, ऋचा का भी मन वैसे ही उदास हो गया जैसे अमूमन मेहनत से कोई डिश बनाने वाले का होता है जब उसे पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता।
मैं तो चाय भी बनाती हूँ तो मुझे उसकी तारीफ सुनने की उम्मीद लगी रहती है। रात में जब दिवाकर आता है तो ऋचा उसे बिरयानी खाने को बोलती है क्योंकि बिरयानी ज्यादा बन गई थी, पर दिवाकर दूसरा खाना बनवाता है ये बोलकर कि बिरयानी इतनी टेस्टी थी कि ओवर खा लिया, अब कुछ लाइट से कड़ी फुल्का खिला दो। हद है, इतना ही हैवी हो गया था तो एक रात पेट को ही आराम कर लेने देते। फुल्की बनाते समय ऋचा अपनी माँ से बात कर रही थी और ये बताती है कि दिवाकर का काम खत्म हो जाता है लेकिन मेरा काम नहीं खत्म होता, चाहे काम वाली रखने के लिए बोलूं। माँ थोड़ा परेशान होते हुए उसे मना कर देती है क्योंकि अभी नई नई शादी है, ऐसे में काम वाली का सुन के ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे। बर्तन धुलते वक्त बेसिन जाम हो गया था। ऋचा वो गंदे पानी में हाथ डालने में घिन आती थी पर वो क्या कर सकती थी, और उसने गंदे पानी में से कचरे को जैसे ही निकाला पूरा पानी बह जाता है और बेसिन साफ हो जाता है। बेसिन का साफ होना यहाँ इंडिकेट करता है कि अपनी लाइफ की गंदगी आपको ही निकालनी होगी, और एक बार जब गंदगी निकल जाए तो पूरी लाइफ भी क्लीन हो जाएगी, ठीक बेसिन की ही तरह। अब ऋचा काम से फ्री भी नहीं हुई कि दिवाकर उसे कॉल करके कमरे में आने का पूछ रहा था, और जब पूरे दिन की थकी ऋचा कमरे में जाती है तो दिवाकर उसे फिजिकल होने लगता है बिना ऋचा की मर्जी और खुशी के। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन ऋचा देखती है कि बेसिन की पाइप से धीरे धीरे गंदा पानी टपक रहा था। तभी उसके दोस्त बबल उसे कॉल करके एक अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने को बोलती है जो बबल के डांस के लिए मिलने वाला था, पर ऋचा ये बोलकर मना कर देती है कि दिवाकर खाली नहीं है, और फोन रखते ही बबल का नंबर ब्लॉक कर देती है ताकि बबल फिर से बुलाने के लिए कॉल न करे। एक और खुशी का गला घोट दिया ऋचा ने अपनी दोस्ती का। ऋचा वॉशिंग मशीन से कपड़े धोती है तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट पापा जी उसकी भी शिकायत लेकर ऋचा के पास पहुंच गए। उनका मानना है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े उतने साफ नहीं होते जितने हाथों से होते हैं। पसीने का दाग दिखाते हुए उसे हाथों से धोने को बोलते हैं, वो भी प्यार से, क्योंकि वो पापा जी का फेवरेट कुर्ता है। ऋचा कपड़े को मशीन में तो नहीं धोती है पर हाथ के बदले ब्रश और प्यार के बदले गुस्से का इस्तेमाल करती है और कुर्ता चमचमाने लगता है। अब बहुत हो गया, अब ऋचा ने डांस के बारे में बात करने का डिसाइड कर लिया। और दिवाकर जैसे ही घर में कदम रखता है ऋचा उसे काम वाली रखने का बोलती है क्योंकि वो काम की वजह से इतना बिजी हो जाती है कि अपने डांस पर फोकस नहीं कर पाती। फिर दिवाकर चलाता है ब्रह्मास्त्र कि पूरे दिन 50-60 मरीजों को देख कर आ रहा हूँ और तुम आते ही शुरू हो गई, थोड़ा तो आराम कर लेने दो यार। ये भी अलग ही डायलॉग है, आखिर कोई कहे तो कहे कब। सुबह बात करे तो होगा कि सुबह उठते ही, खाने के वक्त तो खाने भी नहीं देती, न्यूज़पेपर के टाइम तो पढ़ने भी नहीं देती, और सोते वक्त बोले तो फिर कि सोने नहीं देती। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऋचा देखती है बेसिन की पाइप का दिन पर दिन लीकेज इंक्रीज होता जा रहा। ऋचा उस पर कपड़े बांधती है ठीक उसी तरह जैसे चोट पर पट्टी, ताकि खून बहना रुक जाए। ये पाइपलाइन मूवी में ऐसे ही नहीं दिखाई गई है, एक्चुअली एक एक चीज जो मूवी में दिखाई गई है उसके कुछ न कुछ मायने जरूर हैं। पाइपलाइन यहाँ इंडिकेटर है लाइफ का, पेशेंस का, खुशियों का, जो एक हद तक ही प्रेशर झेल सकती है, इन हद तक ही गम झेल सकती है, वरना लीकेज तो यूनिवर्सल है। और एक बार जो होल हुआ तो डे बाय डे वो इंक्रीज ही होगा, जिससे खुशियां रिश्ती ही चली जाएंगी, वो भी हर रोज बढ़ती गति से। ऋचा कितना भी कोशिश करती पर उसे केवल डिमोटिवेशन और होपलेस लाइफ ही मिलती, जैसे कि वो पाइपलाइन जो कितना ही कपड़े से बांधती पर पानी टपकता ही रहता। दिवाकर ऋचा को कॉल करके बुलाने लगा पर ऋचा अभी काम में लगी थी। थोड़ी देर बाद जब ऋचा फ्री होती है तो वो बाहर सोफे पे जाके सो जाती है। अगली सुबह जब दिवाकर उठा तो ऋचा से पूछता है कि वो कहाँ थी, जिस पर ऋचा उसे अपने पीरियड के बारे में बताती है। पीरियड का सुनकर दिवाकर उसे किचन में जाने से ये बोलकर मना कर देता है कि इन दिनों तुम्हें आराम की जरूरत है, 4-5 दिन आराम करो। दिवाकर बाहर से नाश्ता मंगाता है और सावी की माँ जो कि उसके क्लिनिक में एक स्टाफ का काम करती है उसे 4-5 दिन के लिए काम करने को घर भेजता है। सावी एक छोटी सी बच्ची है जो ऋचा को बहुत पसंद करती है, और वो बताती है कि उसकी माँ बिंदी नहीं लगाती क्योंकि उसके पापा नहीं है, और जिसके हस्बैंड नहीं होते वो लेडीज लकी नहीं होती, और बिंदी लकी लेडीज ही लगाती हैं। जिस पर ऋचा सावी को बताती है कि उसकी मम्मी लकी भी है, साथ ही प्राइम नंबर भी, यानी वो नंबर जिसे उसके सिवाय कोई न तोड़ पाए। पापा जी तो ऋचा के पीरियड के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि सावी की माँ उनके मुताबिक कई प्रकार के खाने उन्हें नहीं परोस रही थी। क्या ही कर सकते हैं पापा जी, नवाबी की आदत इतनी जल्दी नहीं जाती ना। पीरियड की वजह से ऋचा एकदम फ्री थी तो उसका पूरा समय 4-5 दिनों तक सिर्फ डांस वीडियो पर ही रहता है। इस वजह से उसके अंदर फिर से एक नई ऊर्जा भर जाती है डांस के लिए, और उसने एक अकेडमी में डांस टीचर के लिए अप्लाई कर दिया। पीरियड खत्म होते ही ऋचा की किचन ड्यूटी शुरू। वो खाना बनाती है और परोसते हुए जॉब के बारे में बताती है। दिवाकर कहता है कि तो तुम्हारी हॉबी है ना, और हॉबी को प्रोफेशन कौन बनाता है। पापा जी भी हामी भरते हुए ये बोलते हैं कि ये जॉब उनके फैमिली के स्टेटस के बराबर नहीं है। अलीशा को उदास देखकर दिवाकर मन रखने के लिए बोलता है कि वो पापा जी से बात करेगा, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो जॉब तो छोड़ना पड़ेगा, फिर क्या फायदा जॉब अप्लाई करने का। रात में अचानक से आ जाते हैं दिवाकर के रिश्तेदार टुन्नू भैया और जॉब वाली बिन्नी भाभी। पानी पीने के नाम पर टुन्नू भैया शिकंजी, दिवाकर कॉफी और पापा जी के लिए चाय की फरमाइश होती है, और जब तक विभिन्न प्रकार के ड्रिंक तैयार होकर आते टुन्नू भैया ने खोल दिया अपना स्पेशल ड्रिंक, बोले तो बॉटल ऑफ बियर।
बनी भाभी बोलती हैं कि अब ऋचा इतने मेहनत से बनाकर लाई है तो पी लो। पर बिना मन के टुन्नू भैया शिकंजी उठाकर एक घूंट पीते ही देने लगते हैं शिकंजी ज्ञान कि परफेक्ट शिकंजी क्या होती है। शिकंजी बनाना एक कला है, वो नींबू पानी थोड़ी होता है। इस पर बिन्नी भाभी बोलती हैं ठीक है, पर ये घर है, कोई ढाबा नहीं। ये सुनकर टुन्नू भैया का रिवायती जुमला निकल ही जाता है कि बीवी कमाऊ हो तो धौंस हमेशा जमाती है। जैसे कमाऊ पति तो गाय होते हैं, वो भी बिना सींग वाले। बात आती है खाने की तो ऋचा ने कहा खाना बन गया है, पर ऋचा की बात को अनसुना करते हुए टुन्नू भैया प्लान करते हैं मटन बनाने का, वो भी अपने हाथों से। यानी आज तो ऋचा की छुट्टी। अब आप समझ ही लीजिए छुट्टी मिलेगी या ओवर टाइम करना पड़ेगा उस छुट्टी के बदले में। छुट्टी के बाद भी टुन्नू भैया बोलते हैं प्याज लहसुन छील काट दो और अदरक लहसुन पेस्ट बनाकर बताओ, फिर मैं खुद अपने हाथों से मटन बनाऊंगा और तुम लोग मजे से खाना। और तुम्हारी तो आज छुट्टी है, इसलिए तुम रिलैक्स करो, मजे करो। मटन तो बना, सबने खाया भी, लेकिन किचन की हालत देखकर तो जैसे चक्कर आ जाए। किचन की बथाली देखकर ऋचा का मन ही दुखी हो गया। अगले दिन जल्दी जल्दी नाश्ता और घर के सभी काम निपटा कर ऋचा तैयार हो जाती है इंटरव्यू के लिए। जैसे ही वो जा रही होती है, पापा जी पूछते हैं कि कहीं जा रही हो। ऋचा पापा जी को इंटरव्यू का बताती है तो पापा जी बोलते हैं मैंने तो मना कर दिया था ना, तो फिर क्यों जा रही हो इंटरव्यू के लिए। पापा जी आगे कहते हैं आपकी मम्मी जी ने भी पीएचडी की है इकोनॉमिक्स में, मगर घर और बच्चे उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहे, तभी तो दिवाकर और बेटी सेटल हो पाए। क्या बात है, मम्मी ने पीएचडी इसीलिए करी ताकि घर संभालने में उसकी मदद ले सके। हाउ स्वीट। ऋचा पापा जी को मनाने की कोशिश करती है, पर पापा जी ऐसे अट कर रहे थे जैसे ऋचा वहां पे हो ही न। अब ऋचा के पास न जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। इस वाक़ये ने ऋचा को अंदर से तोड़कर रख दिया। एक दिन बबल ऋचा को अपने घर डिनर पर बुलाती है दिवाकर के साथ। खाना खाने के बाद देखा देखी दिवाकर भी प्लेट उठाकर रखने जा रहा था तो ऋचा मजाक में बोलती है अरे वाह, यहाँ तो बड़ी हेल्प की जा रही। इस पर दिवाकर का चेहरा थोड़ा उधर जाता है और वो बोलता है तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता। ऋचा कहती है हेल्प हेल्प तो छोड़ो जनाब, टेबल से भी नहीं उठते। पापा के साथ आती हैं और उन्हीं के साथ चले जाते हैं। इस पर दिवाकर कहता है क्लिनिक में मैं अकेले ही काम करता हूँ, तुम आगे हो क्या वहाँ मेरी हेल्प करने। इस पर ऋचा कहती है तुम जाने दोगे क्या बाहर काम करने, फ्री की कुक और काम वाली जो मिल गई है। वैसे कह तो ऐसे रहते जनाब जैसे क्लिनिक में नर्स या स्टाफ होते ही नहीं, सभी ऑपरेशन ये अकेले ही हैंडल करते हैं। कुछ मिनट बाद दिवाकर ऋचा से अकेले में बोलता है कि क्या बोल रही थी, मैंने तुमसे काम करने के लिए शादी की थी सर, मुझे यहाँ इसलिए लाई ताकि मेरा मजाक बनाओ अपने फ्रेंड और उसके हस्बैंड के सामने। घर भी दिवाकर नाराज ही था। ऋचा ने कई बार मनाया पर दिवाकर मानने को तैयार ही नहीं था। दिवाकर को गिल्ट हो ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, उल्टा उसे ऋचा को ही गलत साबित किया और उसी से सॉरी बुलवाया, फिर जाकर मूड लाइट हुआ जनाब का। अगली सुबह ऋचा चाय बना रही थी जिसमें उसके धुंधलाती पहचान को चाय के जरिए दिखाने की कोशिश लाजवाब है। ऋचा का ध्यान बेसिन की तरफ फिट जाता है जहाँ पानी और तेज गति से टपक रहा था, यानी खुशियां अब और तेजी से लाइव से टपक रही थी। ऋचा पानी को रोकने के लिए पहले छोटी बाल्टी लगाती है, उसके बाद बड़ी बाल्टी लगाती है। फिर उसे पता चलता है पूरी पाइपलाइन ही खराब है, यानी हमारी सोसाइटी का पूरा सिस्टम ही लीक कर रहा है। इसे पूरी तरह से ठीक करना होगा, दूसरी पाइपलाइन लगानी होगी, वरना ऐसे ही खुशियां लीक होती रहेंगी। दिवाकर को कहीं जाना था तो उसने ऋचा को बैग पैक करने को कहा। वैसे आपका बैग कौन पैक करता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दिवाकर बोलता है कि पापा का बर्थडे आने वाला है, लंच में उनके कुछ फ्रेंड आएंगे तो खाना अच्छा होना चाहिए। जाते जाते दिवाकर ऋचा से रोमांटिक होने लगता है, साथ ही फिजिकल होने की भी कोशिश करता है तो ऋचा उसे रोकते हुए बोलती है दिवाकर प्लीज स्टॉप। दिवाकर पूछता है क्या हुआ। ऋचा कहती है इंटीमेट क्या केवल बच्चा पैदा करने के लिए होते हैं। दिवाकर कहता है हम मैरिड हैं, बच्चा तो प्लान करेंगे ही। ऋचा कहती है कैसे, ऐसे मैकेनिकल से करके, तुम्हें दिखता नहीं कि मुझे दुखता है ऐसे, तुम्हें तो बस से मतलब है, से कोई टास्क नहीं कि किया अब टास्क खत्म, थोड़ा तो प्यार करो दिवाकर, फोर प्ले करो, मेरी कुछ इच्छाएं हैं। सीधा शुरू हो जाते हो और खत्म होते ही बस खत्म। दिवाकर कहता है तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है, सेक्स एक्सपर्ट, हाँ इच्छाएं, डिजायर लायक है भी कुछ तुम्हें। किचन की बात आती है तुमसे और शक्ल देखी है अपनी। इतना कहकर वो चला जाता है। देखा ये वही दिवाकर है जिसे शादी के स्टार्टिंग में किचन की स्मेल सेक्सीएस्ट स्मेल ऑफ वर्ल्ड लग रही थी और अब बाल जैसी लग रही। धीरे धीरे आता है करवा चौथ। वेट, अभी पापच का बर्थडे आगे है जिसमें धमाका होने वाला है। फिर करवा चौथ पर टिपिकल बुआ सास आती है, सास का फर्ज निभाते हुए सरगी लेकर। वो भी ऋचा को ज्ञान दिए बिना कहाँ मानती हैं। किचन साफ रखने का ज्ञान देते हुए बोलती हैं किचन जितना साफ रहेगा उन्नति उतना ही पैर पसारेगी। बुआ ने बताया कि उन्हें खाना बनाने का बड़ा शौक है। ऋचा की सास को भी इन्होंने ही टेस्टी खाना बनाना सिखाया है। इस पर ऋचा खुश होते हुए अपने डांस के पैशन के बारे में बताती है और डांस का वीडियो भी दिखाती है, जिसे देखकर एज यूजुअल बुआ को पसंद नहीं आया। खाना खाते खाते पापा जी उपवास पर ज्ञान दे रहे थे कि व्रत करना बहुत फायदेमंद होता है हेल्थ के लिए। देख रहे हैं, खाना खाते खाते पापा जी उपवास के फायदे बता रहे हैं, वो भी जैसे महिलाओं को ही केवल फायदा करेगा, मेल्स के लिए तो जैसे नुकसानदेह है व्रत। पापा जी कहते हैं व्रत वगैरह सोच समझ कर मनाए गए हैं, हर रीति रिवाज के पीछे कुछ न कुछ साइंटिफिक रीजन जरूर होते हैं। आता है व्रत का दिन। ऋचा भूखे पेट घर वालों के लिए बना रही है लजीज पकवान, तभी लुढ़कते हुए बुआ जी आती हैं और बताती हैं कि बीपी कम हो गया है लगता है उनका।
इस पर ऋचा उन्हें दवा खाने को बोलती है और कहती है कि व्रत उतना जरूरी नहीं है कि आप तबीयत खराब कर लो। इस पर बुआ जी भड़क जाती हैं और दो बार सुना भी देती है ऋचा के साथ साथ उसकी पूरी जनरेशन को। रात में बुआ जी पापा जी को ऋचा का डांस वीडियो दिखाती है तो वहीं बैठा दिवाकर भी देखता है। अब दिवाकर चल देता है पानी पिलाने से पहले डांट खिलाने। उसकी वीडियो दिखाते हुए दिवाकर ऋचा से पूछता है, ये क्या है और तुम्हारी प्रोफाइल प्राइवेट क्यों नहीं है? जिस पर ऋचा बोलती है कि ये पुरानी वीडियो और तुम्हें तो मेरे डांस का पता ही है। इस पर दिवाकर वीडियो को डिलीट करने को बोलता है और ऋचा मना कर देती है। दिवाकर कहता है, इस घर में रहना है तो रूल फॉलो करने पड़ेंगे, डिलीट करो वरना वरना क्या क्या करोगे? ऋचा गुस्से में पूछती है। फिर दिवाकर गुस्से से चला जाता है और ऋचा घुट घुट कर अपने मन को शांत करती रोती हुई रह जाती है। शाम के वक्त व्रत खोलने का समय, दिवाकर पानी पिलाता है, ऋचा व्रत खोलती है। सभी पहले करवा चौथ की बधाई देते हैं, पर इतनी फीकी करवा चौथ का तो कभी सोचा ही नहीं होगा ऋचा ने। ऋचा ने करवा चौथ का व्रत दिवाकर के लिए रखा था और उसी ने उसे रुला दिया। ये ऋचा का पहला करवा चौथ था और इतने ही दिन में ऋचा का दम घुटने लगा था उस रिश्ते से। बर्थडे का दिन आया, पापा के बहुत सारे फ्रेंड आए, सभी बाहर पार्टी कर रहे थे और ऋचा अकेली उनके लिए खाना पका रही थी, उदास गुमसुम खोई सी। टपकते बेसिन के गंदे पानी की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज रही थी। तभी ऑर्डर आता है 9 ग्लास नींबू पानी का, वो भी अलग अलग फ्लेवर में बनाने का, जैसे ये घर में ही ढाबा हो। पार्टी में टुनू भैया भी आए थे, मस्ती में डूबे थे डांस करते हुए। वो दिवाकर का मजा लेते हुए ऋचा के डांस स्टेप को कॉपी करते हुए पूछा कि ये स्टेप देखा है तूने? दिवाकर थोड़ा हंसते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हैं? और जैसे ही टुन्नू भैया ने बताया कि ये तो तेरी बीबी की स्टेप्स हैं, वैसे ही दिवाकर का चेहरा उधर गया और वो गुस्से में तिलमिलाता हुआ किचन में ऋचा के पास जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें वीडियो डिलीट करने को कहा था, मेरा मजाक बन गया सबके सामने। और चिल्लाते हुए सिकंजी का पूछता है और तमतमाता ही बाहर चला जाता है। लीकेज इतना बढ़ गया कि अब बाल्टी भी काम नहीं आ रही। पूरी बाल्टी गंदे पानी से भर गई थी। यहाँ गंदा पानी इंडिकेट करता है एंग्जाइटी को, डिप्रेशन, डीमोटिवेशन, होपलेस लाइफ और खुशियों के मर जाने को। अब पानी सिर से ऊपर उठ चुका था, जिसे कंट्रोल करना ऋचा के बस में नहीं था। ऋचा उठती है, 9 ग्लास निकालती है और उसमें वही गंदे पानी भर के गैस के लिए रख के चली आती है। कुछ मिनट बाद दिवाकर झलाया हुआ किचन में आता है और कुछ बोले उससे पहले ही ऋचा गंदे पानी की बाल्टी उठाती है और उसके मुंह पे वही गंदे पानी फेंक देती है। ड्रॉर से कार की चाबी निकालती है, जो उसी ने दहेज में दी थी, जिससे दिवाकर रोज क्लिनिक जाता था, और उसी गंदे पानी में सनी उसके गंदे पाँव से बाहर चली जाती है, पीछे अपने गंदे पानी वाले पाँव के निशान छोड़े। एक वो वक्त था जब खुशियों की लालिमा से लगे कदम घर में आते हैं, और एक ये दिन है जब पैरों में खुशियों के मर जाने का कीचड़ लगा है। माँ के पहुंचने पर माँ पापा भी उसे ही समझा रहे थे। वो कह रहे थे, इतनी सी बात पर कोई घर छोड़ता है क्या? चलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे और उनसे माफी मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा। तभी ऋचा का छोटा भाई वहां आ जाता है, जिसे देखकर माँ कहती है, ऋचा बेटा, लाओ तुम भी पानी पी लो और भाई को भी दे दो। ऋचा चिल्ला कर बोलती है, बेटा नहीं हूँ मैं, बेटी हूँ, और मैं उसे क्यों पानी दूं? वो खुद नहीं ले सकता। आप लोगों ने ही लड़कों को बिगाड़ रखा। जो इज्जत बेटों को मिलती है वही इज्जत बेटी को भी मिलनी चाहिए। और इतना कहकर ऋचा अपनी कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद सीन चेंज, 9 बज रहे हैं, दिवाकर और पापा जी के नाश्ते का समय। माँ पता नहीं कब आई वापस, पर आ गई हैं और किचन में खाना पका रही। तवे पे फुल्का तैयार हो रहा। एक औरत फुल्के को लेकर दिवाकर प्लेट में रखते हुए बोलती है कि पहला फुल्का थोड़ा जल गया है। दिवाकर बोलता है, कोई बात नहीं, पहला फुल्का कभी कभी जल जाता है, दूसरा फुल्का हमेशा अच्छा बनता है। यहाँ शायद दिवाकर फुल्के के जरिए शादी के बारे में बताना चाह रहा था। तो समझे, ये फुल्के वाली कौन थी? ये थी दिवाकर की नई पत्नी कम काम वाली। सीन चेंज होता है, ऋचा डांस एकेडमी में तैयार हो रही थी और फिर अपने आप को एक बुके दिया। ऋचा शीशे में देख के बिंदी लगाती है। बिंदी यानी गुड लक। बिंदी को गुड लक से जोड़ा जाता है, जो कि मैरिड वुमन की पहचान है। पर ऋचा तो अब तलाकशुदा है, मतलब अब वो लकी नहीं, वो बिंदी लगाने का भी हक नहीं उसे। पर ऋचा फिर भी बिंदी लगाती है, जो ये दिखाता है कि गुड लक पे सभी का हक होता है और सभी लकी होते हैं। ऋचा स्टेज पे डांस परफॉर्म कर रही है। सीट पर साबी और उसकी माँ उसके परफॉर्मेंस को देखकर खुश हो रही हैं और दिए। मूवी तो यही खत्म हो जाती है, पर दे जाती है ढेरों सवाल। ऋचा की डांस परफॉर्मेंस ये दिखाती है कि हर कोई एक प्राइम नंबर है, जिसे खुद के सिवाय कोई नहीं बोल सकता। चाहे कितनी ही एडवर्स कंडीशन क्यों न हो, जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। इस मूवी के जरिए हमारे पैट्रियार्कल सोसाइटी के शिकंजे को बड़ी ही बखूबी से दिखाया गया है कि कैसे संस्कार और परिवार के नाम पर औरतों और लड़कियों की खुशियों का गला घोट दिया जाता है। कुछ ही ऋचा की तरह प्राइम नंबर होती हैं, जिन्हें ये जंजीरें कैद नहीं कर पाती, वरना बहुत सी औरतें दिवाकर की माँ की तरह होती हैं, जो इन जंजीरों के आगे घुटने टेक देती हैं और अपनी खुशियों का गला घोट कर परिवार के लिए अपना पूरा जीवन दे देती हैं। सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हक सबको है। किसी की आकांक्षाओं को मात देना, किसी के पंखों को सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी के लिए काट देना कहाँ तक जायज है? ये बोलते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि एक ग्रुप को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, वहीं दूसरे ग्रुप के पास इतनी आजादी है कि वो सामने वाले को किस कदर जंजीरों में जकड़ रखा है कि उसकी गिरहे खोलना उसके लिए आसान ही नहीं। यह मूवी 2021 में आई मलयालम मूवी द ग्रेट इंडियन किचन की रीमेक है।
ऐसे मास्टरपीस आइडिया साउथ सिनेमा के ही क्यों होते हैं ज्यादातर। पर जो भी हो, आप द ग्रेट इंडियन किचन को भी जरूर देखिएगा। सैन्या मल्होत्रा जिसने नेल द कैरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर की बारीकी का तो कोई जवाब ही नहीं है। हर एक सीन और हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। इंडियन फैमिली की इस बारीकी को दिखाने के लिए उस पारखी नजर को भी सल्यूट, जिसने इसे एक स्टोरी के रूप में बखूबी पिरोया। फिल्म के सभी किरदार एकदम जीवंत किरदार निभाते हुए इस मूवी को अलग ही मुकाम पर ले जाते हैं। नाफ रेटिंग टाइम। इस मूवी की चर्चा इन दोनों सूर्खियों में है। किसी को ये मूवी अपनी लाइफ की ट्रू स्टोरी लग रही तो कोई इस पे उंगली उठा रहा है। जो भी हो, मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी और ऐसी सोसाइटल इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली मूवी को 5 स्टार न दिया जाए तो फिर इसका डिसरिस्पेक्ट होगा। तो मूवी शोवी की टीम की तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 5 स्टार। मूवी को आप Z5 ऐप पे देख सकते हैं और अपनी रेटिंग भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक का तहे दिल से सम्मान। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।